रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। रहमत खुदा के बन कर है छाया, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد तर्जमा कहो कि मैं सुबह के मालिक की पनाह मांगता हूँ हर उस चीज के शर से जो उसने पैदा की है और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए और उन जानू के शर से जो कुंडे की ग्रहों में फूंक मारती हैं और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे सदक़ल्लाहुल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह। कारी अकबर मालिकी साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज मैं बात करूंगी रिश्तेदारों के हवाले से। रिश्तेदार हमारे लिए बहुत अहम होते हैं और उनके साथ रिश्ता रखना हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप ये देखें जब फैमिलीज़ में शादी होती है या आपके कोई मामलात होते हैं तो लोग आपका देखते हैं कि आपके रिश्तेदार कौन हैं, आपके इर्द गिर्द आपके साथ उठना बैठना किन लोगों के साथ है। और इसके साथ साथ रिश्तेदारों के साथ जब आपका एक दूसरे से रवैये अच्छे होते हैं तो आप ये देखिए जब आप बात कर रहे होते हैं किसी आउटसाइडर से बात करने से बेहतर होता है कि अपने रिश्तेदारों से आप बात करें। आपके घर की बात आपके घर में ही रहती है, आपके घर की बात बाहर नहीं जाती है। आपके जो मामलात हैं, जो जहनी सुकून है वो आपको घर पे ही मिलेगा। आप एक दूसरे से बातों को शेयर करें, लेकिन वहाँ पर भी मामलात ये होने चाहिए कि
अक्सर लोग अपने रिश्तेदारों से बिल्कुल बात करना छोड़ देते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, जब हम अल्लाह ताला के अहकामात मानना शुरू कर देते हैं, हम झूठ, एक दूसरे की ग़ीबत और इन सब चीज़ों से इज्तनाब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अच्छा, ये तो एक बात होगी कि आपने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना है। इसके अलावा मदद के लिए भी, जब आप देखें कि आपके इर्द गिर्द किसी को मदद की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों पे देखें। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद रिश्तेदार है उसकी हेल्प करें। फिर अगेन, आप बाहर जाने से बेहतर है, पहले कहते हैं ना कि अपने ही आप में माहौल को अच्छा करना है, अपने ही जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको आपने इस्टेब्लिश करना है, उनको आपने जो है आगे बढ़ाना है, तो उन्हीं की आपने मदद करनी है। सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों की, अपनी माली मदद अगर आप कर रहे हैं तो अपने रिश्तेदारों की करें। यहाँ पर मैं वो मदद की बात नहीं कर रही कि आप मेरिट का गला घोट कर और फिर आपने अपने रिश्तेदारों को जो है वो आगे किसी डेजिग्नेशन पे लगा दिया, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये गलत होता है। मेरिट का गला कभी भी नहीं घोटना चाहिए, वरना फिर मुल्क की हालात जो है ना वो ख़राब होने लग जाते हैं। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो रिश्तेदारों की हेल्पिंग हैंड की बात करी कि कोई गरीब रिश्तेदार है और आपके पास बहुत पैसा है और आपने किसी की मदद करनी है, तो सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों की मदद करनी है। इसी तरह आप देखें, जब कुर्बानी का टाइम आता है, बकरा ईद का टाइम आता है, तो हमेशा रिश्तेदारों का एक हिस्सा अलग होता है ना, इसी तरह ही। और जब ज़कात देने की बात होती है तो अपने रिश्तेदारों में आपने अपने ज़कात देनी है। हाँ, यहाँ पे माँ बाप के लिए बात आती है कि माँ बाप को ज़कात नहीं देनी चाहिए। वो इसलिए कि माँ बाप के तो हकूक़ ही इतने ज़्यादा हैं कि उनको ज़कात नहीं होती है। आपने उनके हकूक़ अदा करने हैं, उनके हकूक़ तो सबसे बुलंदतर हैं। उनके हकूक़ अदा करें, उनको तो ज़कात की बात भी नहीं, उनको तो वैसे ही आपने निछावर कर देने हैं, उनके ऊपर पैसे वैसे निछावर कर दे, जो चीज़ वो मुँह से कहे आपने उनके लिए हाजिर करनी है। वालिदैन का जो रिश्ता है, वालिदैन के साथ जो मोहब्बत है, वालिदैन के जो हकूक़ हैं वो तो बहुत ही बुलंद हैं, तो उनके आगे तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना किसी चीज़ का। यहाँ पर हम बात करेंगे रिश्तेदारों के लिए उस हिसाब से कि आपके एक दूसरे से रिश्ते अच्छे, क्योंकि जहाँ पर भी आप ये देखें कि रिश्तेदारों में आपस में मसाइल शुरू होते हैं, तो आप ये देखिएगा कि उनकी आप फैमिलीज़ में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही होती है। तो अपने एक दूसरे के साथ रिश्तों के हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैं एक हदीस मुबारका पेश करूँगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई से 3 दिन से ज़्यादा सलाम कलाम बंद रखे। जब दोनों का आमना सामना हो तो वो उससे मुँह फेर ले और ये इससे मुँह फेर ले, और इन दोनों में बेहतर वो है जो पहले सलाम करे। यहाँ पर आपने जब भी एक दूसरे को कहते हैं ना कि आप देखें, मिलें, यहाँ तक कि जिससे आपकी बातचीत भी नहीं होती है उससे भी आप पहल कर लें, और पहल करने से आपने सलाम पहले कर लेना है। यहाँ पे हम कई रिश्तेदारों को देखते हैं कि एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं, बात नहीं करते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज़गियाँ हो जाती हैं और बड़ी बड़ी बातों को लेकर बहुत जो है आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो आपने एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक रखना है, जहाँ पर मसला है उसको सॉल्व करें, एक दूसरे से बात करें, सलाम में पहल करें और एक दूसरे से मोहब्बत से रहें, क्योंकि ये दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, तो इसमें मोहब्बत ही मोहब्बत होनी चाहिए। अब हम जाएंगे अकीदत नाज की तरफ, जो बहुत ही खूबसूरत नात पेश करेंगे। जी। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन नदमी सुम्मा स्वलातु अलल मुख्तारी फिल क़िदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन गुरबियों
ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي عن عثمان الكرام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم इरफान रमजान इरफान जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान। और अब आप बात होगी थोड़ी सी आपकी स्किन के हवाले से भी, क्योंकि हम रमज़ान में सिर्फ खाना खा रहे होते हैं, लेकिन कई जगहों पे हम अपनी स्किन का ख्याल भी नहीं रखते हैं कि हमें क्या ऐसा खाना चाहिए जिससे हमारी स्किन भी अच्छी हो। और वैसे भी आपने देखा है कि पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि हमें अपनी स्किन का अब एक्स्ट्रा ख्याल रखने की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा सफाई करने की ज़रूरत है। इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर नाज़िया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रमज़ान में हम क्या करते हैं कि वैसे तो हम पूरे दिन में, वैसे तो मैंने देखा है यहाँ पे पानी जो है ना, लोग वैसे भी नहीं पी रहे होते, बिल्कुल बहुत ही कंजूसी करते हैं पानी पीने में। अच्छा, रमज़ान में बस गैप बहुत लंबा आ जाता है, क्योंकि होता है कि काफ़ी देर तक हम प्यासे भी हैं, भूखे भी हैं। अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें ये कैलकुलेट करने की कि इफ्तार के बाद हमें कितना पानी पीना है और कितनी देर तक पीना है, और क्या क्या हमें खुराक को अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें कि स्किन हमारी डिहाइड्रेट ना हो और हम जो हमारी स्किन फ्रेश लगे। अच्छा देखो, सबसे पहले जो मैं नॉर्मली पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ, लोगों को एडवाइस करती हूँ कि देखें, अगर हम जो भी जूसेस हम पी रहे हैं, जैसे नॉर्मली होता है, आपको पता है कि जूसेस होते हैं, तो वाई नॉट फ्रेश जूस। उससे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस, उसी का जो है, अगर आप फ्रेश जूस निकाल लें
तो वो बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज़ हैं तो विटामिन सी से भरपूर है। ऑरेंजेस भी थोड़े थोड़े कहीं कहीं आ रहे हैं, तो उसमें अगर आपने फ्रूट चाट टाइप बना लिया तो वो तो इससे ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिएंट तो कोई भी नहीं है ना। नहीं होगा, बिल्कुल। ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली आप कोशिश करें कि आफ्टर इफ्तारी या आप जब इशा की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बॉटल साथ रखी, तो आप कोशिश करें कि 8 ग्लासेस ऑफ वाटर टिल यू नो यू आर पीते रहें। यस जब आप अपने तरावी साथ पढ़ में रहे हैं हमें और बोतल सब भी कुछ अपने कर रहे साथ रख लें उस हैं। वक्त ना, Yes, है जब ना, आप बॉटल। नमाज पढ़ रहे हैं साथ में पढ़ी हो, बिल्कुल। आपने सिप्स ले लिए या एक आध ग्लास पी लिया, तो उसको आप मेक श्योर करें कि जब से आपकी इफ्तारी हुई हो टिल यू अवेक, और बीच में आप सो रहे हैं और जाग रहे हैं और फिर उसके बाद आप वापस सहरी पे उठ रहे हैं, तो 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आप पी लें। इतनी देर तक होने चाहिए। हाँ, इतना, ओके। क्योंकि ऑब्वियसली सहरी में आप 1-1.5 ग्लास पी लेते हैं, नहीं इफ्तारी में पिया आप जाता 1-1.5 ना, ग्लास उसके पी लेते हैं हाँ, नहीं मैक्स, पिया जाता। तो एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन दैट टाइम, तो आप उससे हाइड्रेशन अच्छा, बहुत प्रॉपर हो कितना जाती स्किन है। में फ़र्क पड़ता है जो लोग पानी पीते हों, जो लोग नहीं पीते? बहुत फ़र्क पड़ता है। बाज़ दफ़ा तो अब आजकल तो ये भी हो रहा है कि वेदर में ड्राइनेस है, फेस पे ड्राइनेस आ जाती हाँ, है। हाँ। पेशेंट्स हमारे पास डैंड्रफ के साथ और फ्लेकी स्किन के साथ बहुत आ रहे हैं, तो उनको हम यही बोलते हैं कि अच्छा, भाई आजकल ना एक और चीज़ भी आई है, सॉरी टू कट यू, ये जो डैंड्रफ आपने बताया ना, कि एक फ्लेकी वाली जो डैंड्रफ है ना, ये काफ़ी लोग ना शिकायत कर रहे होते बहुत हैं। ये ज़्यादा। है क्या, और एक्जिमा होता है, और ये होता क्यों है, मतलब ये है क्या चीज़? देखो, डैंड्रफ की तो बहुत सारी टाइप्स है ना, हाँ। किस वजह से हो रही है। किसी को सेबोरिक हो रही है तो वो एक्जिमा की तरफ जा रहा होता है, लेकिन अगर नॉर्मल डैंड्रफ है तो डैंड्रफ तो अब किसी को भी हो सकती है, जिसके सही भी है। ग्रीसी बाल हो रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होता है, जिनको डैंड्रफ होती है उनके बाल बहुत ज़्यादा सेबेशियस एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उनके बाल बहुत ग्रीसी हो जाते हैं। मतलब पेशेंट आके बोलेगा कि मैंने सुबह नहाया है और दूसरे दिन सुबह मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे तेल लगा हुआ है, ऑयली स्कैल्प हो जाता है। तो ऑब्वियसली उनको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज देने पड़ते हैं, जो ये वाइट जो आ जाती है आपके स्कैल्प पे, और उस फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली दे गेट बेटर। सो दे हैव टू वॉश द हेयर एवरी डे। तो उन पेशेंट्स को मैं ये बहुत गाइड करती हूँ कि जैसे आप एक तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड वाला शैम्पू यूज़ ना करें, डाइल्यूटेड वाला, जैसे जॉनसन है वो दिखता है हाँ, इस तरह के शैम्पूज लाइट बेस्ड यूज़ करें। वो जो थिक क्रीमी बेस्ड होते हैं ना, वो आपके बाल को नहीं क्लीन करें, नहीं करते, ओके। जिनकी सेबेशियस एक्टिविटी बढ़ी हाँ, हुई हाँ, 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 है। हाँ। तो बेसिकली उनके लिए इस तरह के स्कैल्प पीलिंग के मास्क आते हैं, वो यूज़ करें तो डैंड्रफ अच्छा, बेहतर वो हो क्या जाती होते हैं है। स्कैल्प पीलिंग के मास्क जो होते हैं? स्कैल्प पीलिंग के मास्क में वही जैसे थोड़ा बहुत सैलिसाइलिक डला हुआ होता है, तो जब आपका ऑब्वियसली जिन पेशेंट्स को डैंड्रफ है वो उसको बेटर करता है, उनकी ग्रीसीनेस को बेहतर करता है, उनके बालों की ग्रीसीनेस अच्छा, को बेहतर कर ये रहा जो होता है। डैंड्रफ होती ज़्यादा है, ये ग्रीसी बालों में ज़्यादा होती है या ड्राई बालों में? नहीं, ग्रीसी बालों में ज़्यादा होती है। Yes, अच्छा, it happens. अच्छा, ओके। तो तो जो ड्राई बाल कह रहे थे, ड्राई है और बहुत ज़्यादा उनको खारिश हो रही थी, वो फिर वो नहीं, डैंड्रफ नहीं वो होती? अलग चीज़ होती है। अच्छा, वो वो क्या सेबोरिक होता है? की तरफ चले जाते हैं, जैसे एक्जिमा होता है उसका, हाँ, हाँ। उस तरह के जाते हैं। अब तो बहुत सारी चीज़ें, सोराइसिस भी है, एक्जिमा भी है, हाँ। सेबोरिक भी है, तो द डॉक्टर नीड्स टू डायग्नोज कि व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव। ठीक तो है। वो हम खुद डायग्नोज कर लेते हैं कि भाई पता चल जाता है कि क्या क्या है। अच्छा, कितनी दफ़ा बाल वॉश करने चाहिए तकरीबन? वैसे नॉर्मली अगर आप नॉर्मल लोगों के बारे में ये बोले तो अल्टरनेट डेज इज मोर देन It's fine, इनफ, हाँ। बट जो जिनको डैंड्रफ होता है उनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू हैव टू वॉश इट एवरी डे, Every day, बिकॉज वो फ्लेक्स जो है वो फिर या तो गिरना शुरू हो जाते हैं, दैट लुक्स बैड। दूसरी बात ये कि वो चिपकना शुरू हो जाते हैं, तो इट बिकम्स मोर फ्लेकी। तो आपका स्कैल्प क्लीन होगा तो वो फ्लेक बनेगा ही नहीं ना। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर इसको थोड़ा सा देखने आपको की थोड़ा ज़रूरत है, देखना हाँ। पड़ता है। और ऑब्वियसली फीमेल्स they don't want to wash their hair every day because it's a long process to go. But males को तो मैं बोलती हूँ please do wash it every day because they have to go out and एग्जैक्टली, अभी मैं यही बात करने वाली थी। ये जो पोल्यूशन इस वक्त है, हम ये देख रहे होते हैं कि इतनी ज़्यादा, इतनी गाड़ियाँ, इतनी फैक्ट्रियाँ, इतनी चीज़ें अब बन गई हैं कि अब ऐसे लगता है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। दरख्त हमारे पास है नहीं। अब हम लोग अब दरख्त उगाने को भी आए तो पता नहीं 3-4 साल तो उस पर लग जाएंगे। तो मैं कहती हूँ फिर भी उगाएं सब लोग, अब तो हमें जंगल की ज़रूरत है। ये जो पोल्यूशन, जो गाड़ियों का पोल्यूशन है या जो फैक्ट्रियों का धुआं जो होता है, ये हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए कितना नुकसानदेह। अंदर तो आज़ा वैसे ही डैमेज हो गए, तो मतलब ऊपर का जरा उसने बताइए तबाही क्या की हाल, क्या क्या तबाहियों भी, ऊपर क्या तबाहियाँ मचा रहे हैं। हाँ, अब देखें उसमें यही हो सकता है कि जो आपका पोल्यूशन है उसकी वजह से आपकी स्किन में ओपन पोर्स शुरू हो जाते हैं, और क्योंकि वो आपके फेस पे बैठना शुरू हो जाती है, तो उन ओपन पोर्स के लिए हम ये बोलते हैं कि अच्छा फेस वॉश यूज़ करें जो एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है। दूसरा बात, ओपन पोर्स के लिए हम नियासिनामाइड बहुत यूज़ करवाते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। वो आपके पोर्स को श्रिंक कर देती है और पोल्यूशन
जो आपकी स्किन को जिसने ख़राब किया हुआ तो उसको बेहतर कर देता है एटलीस्ट। ठीक है। देखिए अब सनब्लॉक्स और ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन हो गई, लोगों को हम बहुत ज़्यादा अवेयर करते हैं, वैसे अब अवेयर भी हो गए एंड दे पुट द सनब्लॉक एवरी डे, बट सनब्लॉक ज़रूर लगाना चाहिए। वो एक प्रिवेंशन लेयर आपकी स्किन पे डाल देता है, वो सबसे अच्छी बात है कि आप दिन में 2 दफ़ा सनब्लॉक ज़रूर अप्लाई करें। आप ठीक है। बहुत सिंपल मैं प्रोसेस बताती हूँ पेशेंट्स को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बता दो तो वो कर भी नहीं सकते। हाँ, हल्का आपने एक फेस वॉश अच्छा वाला यूज़ किया, एक्सफोलिएटिंग, अगर डिपेंड्स अब आपके पोर्स ओपन है या आपको ब्लैकहेड्स हो रहे हैं। अच्छा ब्लैकहेड्स भी बहुत हो जाते हैं ये पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स है, तो ब्लैकहेड्स, वाइट हेड, जो ये सब बहुत होते हैं। तो आप अपनी स्किन में महीने में 1 दफ़ा या 1.5 महीने में 1 दफ़ा एक हाइड्रा करवा लें, हाइड्रा फेशियल करवाएं, मेडिकेटेड हाइड्रा फेशियल, ऑब्वियसली इन द क्लिनिक्स, नॉट इन द पार्लर्स, बिकॉज पार्लर और हमारे जो प्रोडक्ट में भी फर्क होता है, उनके जो प्रोसेस ऑफ डूइंग इट दैट इज डिफरेंट, एंड वी डोंट यूज ब्लीच। पेशेंट्स को होता है कि फौरन ग्लो आ जाए, हम उनको बोलते हैं नहीं इस तरह नहीं होता, हम ब्लीच नहीं यूज करते। ब्लीच कितना नुकसान देता है? मुझे तो जब पता चला कि माय गॉड ये ब्लीच जो है वो आपके क्लेंजर्स में भी डाल के जो है वो यूज कर रहे थे, ओह माय दैट इज सो डेंजरस। तो हाँ, क्योंकि स्किन थिन हो जाती है ना आपकी, पील मतलब होना शुरू हो जाती है, स्किन थिन हो हाँ। जाती है। बट खैर जितना आप गाइड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि पेशेंट्स को हमेशा बोलती हूँ कि एक फेस वॉश यूज़ किया, सुबह आपने मॉइस्चराइज ज़रूर करें, क्योंकि आपकी मॉइस्चराइज एंड क्लेंजिंग दोनों चीजें, क्लेंजिंग की, और फिर उसके बाद आपने सनब्लॉक लगाया। अच्छा हम थोड़ा सा बात करते हैं ये हाइड्रा फेशियल के हवाले से। मुझे ये होता है कि ठीक है सैलॉन्स में मशीन्स वगैरह लोग रख लेते हैं, अब ये नहीं पता होता कि सीरम्स होते हैं उसके, बिल्कुल ठीक है ना, अब वो कौन सा सीरम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ये भाई एक डॉक्टर का काम है, उसको करने दो। they're not aware of it, but obviously आपको पता है पाकिस्तान में तो कोई अच्छा फिर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो कहीं बर्न तो नहीं कर देगा, किसकी कौन सी स्किन टाइप है, ये तो एक सैलून वाला नहीं जान सकता। अब आप मुझे बोले, मैं तो कहूँ मैं हाथ उठा लूँ, मैं नहीं कर सकती भाई। उसने मुझे कहा कि नहीं मैंने कहीं से हाइड्रा कराया तो मुझे इतनी सारी एक्ने हो गई, उससे पहले तो मुझे कुछ था ही नहीं। हाँ तो ये आपने बताया, एक मेरे पास भी केस आया था तो ऐसा। बस अभी 2-3-4 दिन पहले मेरे पास वो पेशेंट आई थी। अब वो तो मुझे उसको एक्ने के लिए ट्रीट करना था, बट शी वाज लाइक कि मैंने हाइड्रा कहीं से कराया था, पार्लर से कहीं से कराया था, और उसके बाद मुझे एक्ने होगी। डॉक्टर नाज़िया मुझे तो पहले कभी एक्ने थी नहीं। तो ऑब्वियसली अब क्या ये इसलिए भी हो सकता है कि पता नहीं हाइजेनिक वो था नहीं था, ये साफ किया नहीं किया, कुछ भी हो सकता है, क्या किसी और के ऊपर यूज किया, उसे दोबारा से यूज कोई कर लिया, सिरम्स इस तरह के लगा दिए जिसने स्किन को ऑयली कर दिया या जो भी कर दिया, तो दैट इज अ डिजास्टर। मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि देखिए आप प्लीज व्हाई डोंट चूज द क्लिनिक, व्हाई डू यू यूज पार्लर, या तो आप नॉर्मल फेशियल करा लो, हाइड्रा फेशियल कराना है वहाँ क्यों चले जाए। अच्छा एक बात बाकी भैया, दिस इज़ वेरी सीरियस, पे आप यहाँ पे बहुत से लोगों को मैं ये बात रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ जितना भी एस्थेटिक्स का काम है वो सैलॉन्स में नहीं जाएं, उसके लिए आप प्रॉपर जो है एस्थेटिक क्लिनिक जाएं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर मौजूद है। आप सैलॉन चले जाते हैं, वहाँ देखिए जो सैलॉन का काम है वो सैलॉन में अच्छा लगता है, ठीक है ना, लेकिन जो एस्थेटिक्स का काम है वो वहीं पर ही करवाना चाहिए, बिकॉज इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। अपनी स्किन का ख्याल रखें। जाएंगे ब्रेक की, जाने ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, स्टे विद अस। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं GTV की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान, और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नाज़िया से, स्पेशली स्किन के हवाले से। डॉक्टर नाज़िया, ये हमने देखा है कि लड़कियों को या लड़कों को अपनी स्किन टाइप का नहीं पता होता। बिल्कुल। अच्छा वो आगे किसी भी डॉक्टर पर जाएं या वो किसी सैलून जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ये तो बड़ा ज़रूरी है जानना कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके हिसाब से आप फिर काम दें। तो हम जो कुछ भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, बस हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वी डोंट नो कि हमारी अपनी स्किन टाइप क्या है, हमें कोई चीज़ सूट करेगी नहीं करेगी, हमें उसका रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा। और ज़ाहिर बात है डॉक्टर्स भी ज़्यादा नहीं बता रहे होते, या फिर आपको जो सैलून के लोग हैं वो भी नहीं बताते हैं, क्योंकि दे जस्ट वांट टू अर्न मनी। तो ये बड़ा एक सीरियस इशू है इस मामले में। आप भी डॉक्टर हैं और आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले से। तो ये बताएं कि क्यों नहीं लोग खुद क्यों नहीं जानना चाहते, और ये क्यों उसी चीज़ के पीछे भागते हैं जो उनको सोशल मीडिया में नजर आना शुरू होती है। आजकल की जो जनरेशन है उनको बस वो इंस्टा पे जो भी चीज़ अट्रैक्ट करती है, दे जस्ट रन आफ्टर दैट। बिलीव नहीं करो, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं
The girl is just 22 and she's using retinol serum and I was like, beta you don't need it. नहीं, that is anti-aging Dr. Nazia. And I was like, बच्चा तो anti-aging है ना, तो 22 में तो आप age नहीं कर रहे हो ना, तो you don't have to use it retinol. Exactly. No, but somebody said, and it was on Insta, that I have to use retinol from the very beginning. मैंने कहा, no, you have to use it after 30. They just want to sell the product ना, that's the scene है ना. But you are just 22, you don't need retinol. हाँ. तो अच्छा, फिर उसके बाद कोलेजन की टैबलेट्स. आप ये देखें, मैंने कहा बेटा 22 में तुम्हारे पास कोलेजन बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम कोलेजन है तुम्हारी बॉडी में. एक्सेसिव हो जाए कोई चीज तो उसका नुकसान बताएं. रेटिनॉल का भी एक्सेसिव हो जाए और ये आपका कोलेजन आप खा रहे हैं ये भी एक्सेसिव हो जाए. अच्छा, अब रेटिनॉल के साइड इफेक्ट्स जो हैं, फायदे तो अपनी जगह पर है, फायदे भी बहुत है, लेकिन नुकसान जो मैं अभी बता रहे हैं, जो यंग एज में आप यूज कर रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है. हाँ, ठीक है. तो उसमें स्किन आपकी रेड हो जाएगी, आपकी स्किन पतली हो जाती है, बिल्कुल पेपरी स्किन हो जाती है, आपकी सेंसिटिविटी टू द सन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. सो पहले तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो अच्छा एस्थेटिक फिजिशियन है या डर्मेटोलॉजिस्ट है उसके पास जाएं, वो आपको बताएगा, वो आपको गाइड करेगा कि कितना % रेटिनॉल भी यूज़ करना है. अब आप सोचें कि आप 0.01 या 0.03 या 0.5 पे डायरेक्ट जंप कर लिया आपने, तो आपकी स्किन का क्या हाल होगा, वो ड्राई और फ्लेकी हो जाएगी. और पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं एंड उनकी मदर्स बोल रही होती हैं कि ये देखें, ये इंस्टा से इसने मंगाया है और ये यूज़ कर रही है और इसके बाद ये इसका रिएक्शन हो गया, इसकी स्किन तो बिल्कुल फ्लॉलेस थी. और देन आई गाइड देम कि इस तरह नहीं करो. तो ये दोबारा रिवर्स हो जाती है. Yes, obviously if you leave it and if you moisturize and then the sunblocks, it takes some time, it takes a month to revive back, but ये बहुत अच्छे से हो जाता है, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं. ओके. दूसरी बात ये कि जैसे हम और क्या बात कर रहे थे, हम रेटिनॉल के अलावा इसके अलावा जो कोलेजन जो खाते हैं. हाँ, कोलेजन. अब कोलेजन जो है, जब आपको नीड है, आपको 40 के बाद 35 के बाद नीड है, आपको उससे पहले कोई नीड नहीं है कोलेजन की. तो कोलेजन अगर ज्यादा हो जाए तो उसका क्या मसला हो सकता है? हर चीज का अपना साइड इफेक्ट तो है ना. टॉक्सिसिटी तो जो होती है वो होती है. तो कभी भी आपको कोई भी चीज, किसी भी, मैं तो विटामिन डी के लिए भी बोलती हूँ कि अगर विटामिन डी भी आप टेस्ट करा के देखिए कि आपको कितनी जरूरत है. अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप विटामिन डी ना खाएं. फिर वो भी टॉक्सिक हो जाएगा. वो भी टॉक्सिक हो जाती है. उसके अपने सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स की तो पूरी मतलब चेन चल रही होती है. सही. तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप पहले टेस्ट कराएं और फिर, और कोलेजन की अपना टाइम है. जब आपके पास कोलेजन कम होगा तब आप खाएंगे तो वो काम फायदा भी करेगा. अदरवाइज इट्स डूइंग नथिंग इन योर बॉडी. फिर तो ये कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है. जहाँ नहीं. पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की नीड है. अच्छा, हमारा ना एक ये कहते हैं ना कि एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है कि हम इस डॉक्टर पे गए हैं और यहाँ पर जाके हमने ये ट्रीटमेंट कराया है. तो चलिए स्टेटस सिंबल के लिए ही ये बताएं कि कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप महीने में एक दफ़ा या 10 दिन में करा सकते हैं. देखिए, हर महीने अगर आपको कोई चीज़ करानी हो तो हाइड्रा इज़ द बेस्ट थिंग. हाइड्रा सेफेस्ट है. सेफेस्ट. और दूसरा जो हम आजकल जो ईद के लिए हम बोल सकते हैं कि ईद के लिए जो ग्लो आना है, तो उसके लिए जैसे कार्बन पील लेजर होता है, दैट गिव्स यू एन इंस्टेंट ग्लो. और वो आराम से 50 to 80 डेज आपको एक ग्लो में रखता वो रहता है. दूसरा क्यू स्विच लेजर होता है जो आपके पिगमेंट्स को, आपके बालों को डाई कर देता है. जो पतला बाल है, जो रोआ वाला बाल होता है, वो उसको हल्का सा ब्लीच कर देता है. अच्छा. तो वो एक ब्लीचिंग इफेक्ट आ जाता है, बट ब्लीच नहीं लगता. तो वो दैट इज गुड. वो आई थिंक वो वन टाइम में जो जो है ना, एक लाइट कोई होती है ना, हाँ, वो बड़े मजे की चीज है. वैसे वो कितने दिन रहता है? वो भी आराम से 1 महीना. 1 महीना रहता है. अच्छा, आराम से 1 महीना रहता है. वो एक लाइट है बस, वो उसके बाद. तो अगर आप ये 2 चीजें करा लें ऑन ईद तो यू विल हैव अ वेरी गुड ग्लो ऑन योर फेस. ये क्या चाहिए, एक तो ईद पर भी, और दूसरा जिन लड़कियों की शादी होने वाली होती है, दिस इज अ सेफ थिंग. ठीक है. मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले एक और लड़की आई एंड शी हैड प्रोफ्यूज एक्नी ऑन हर फेस एंड व्हाट शी सेड इज, ईद के बाद मेरी शादी है. मैंने कहा बेटा 15 दिन बाद शादी है. तो बिल्कुल बस 15 दिन बाद शादी. अब आप सही करते हैं मुझे. अच्छा, 15 दिन में मैजिक है ना मेरे पास, है ना? बेटा मैजिक नहीं है मेरे पास. व्हाट शुड आई डू? आई कैन गिव यू एंटीबायोटिक्स और इस तरह की चीजें जो थोड़ा सा उसको सही कर दे. बट ऑब्वियसली हम स्टेरॉइड्स तो नहीं दे सकते ना एक्ने में. लेकिन लोगों को ये बड़ा है कि वो बेटनोवेट, डर्मोवेट बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं और स्किन को जो है वो पतला कर देती है. हाँ, वो तो अपनी जगह पर, बस उनको इंस्टेंट चेंज चाहिए होता है तो इंस्टेंट चेंज आ जाता है. लाइक एक्ने खत्म हो जाती है उससे थोड़े दिनों के लिए, लेकिन जैसे ही वो छोड़ेंगे
फिर वो से वही। उसने सिवियरिटी पे जाना। अच्छा, ये जो एक्ने होती है, ये जिस तरह आपने कहा भी एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक क्या ये एक्ने भी कहीं से क्या लग जाती है या ये इन्फेक्टेड हो जाती है, क्या होता है? अच्छा देखो, एक्ने नॉर्मली तो हार्मोनल होती है। हाँ, हाँ। द मेन थिंग जो हमें एक्ने शुरू होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 13 व्हेन यू आर इन प्यूबर्टी, और जब आप उसको टच करते हैं तो बेसिकली 13 टिल 21 22 तक एक्ने इज़ अ नॉर्मल थिंग। हार्मोन्स ऊपर नीचे आ रहे होते हैं, राइज एंड फॉल हो रहा होता है, तो कभी बिल्कुल स्किन क्लियर हो जाती है, कभी वापस आ जाती है। बट 21 के बाद, 21 22 के बाद आपकी स्किन क्लियर होना शुरू हो जाती है बिकॉज द हार्मोन्स आर स्टेबलाइज। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात है, कुछ लोगों की ये भी होती है कि मेकअप लगा के उन्होंने क्लीन नहीं किया फेस, रात को ऐसे ही सो गए, बहुत सारी लड़कियां ऐसा कर रही होती हैं, क्लिनजिंग प्रॉपर नहीं करते तो क्लॉक हो जाते हैं पोर्स, जिसकी वजह से एक्ने हो जाती है। इस तरह के अगर कोई थोड़ा भी एक धब्बा हो गया तो बेटनोवेट डर्मोवेट लगा ली, खुद ही से लगा लिया, खुद ही डॉक्टर बन गए। हाँ। एंड ऑब्वियसली व्हेन दे लीव इट तो उसमें सिवियरिटी के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, स्किन और फिर वो सेंसिटिविटी के से- चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सो एक्ने बहुत सारी चीज़ों में आ सकती है। कोई मेकअप प्रोडक्ट ऐसा है जो आपको सूट नहीं किया, उस वजह से भी एक्ने हो जाती है। कोई पुरानी फाउंडेशन यूज कर ली है, शायद उसकी वजह से भी आपने कहीं पर क्लींजिंग कोई भी हाइजीन react कर नहीं सकती है। हाँ। प्रॉपर किया। दूसरा, जैसे आपको एक्ने है और आप पिलो कवर्स चेंज नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली उसने भी और हर अक्सर जो जगह- सैलून्स भी जाते हैं और मेकअप आर्टिस्ट आपको मेकअप कर रहे होते हैं, ब्रशेस उनके आप देख लें। Yes. सेकेंडली आपने एक और चीज़ देखनी है, हाथ उनके धुले में या नहीं धुले हुए। Yes. क्योंकि वो आपने फेस पे हाथ लगाया और उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो हाँ। सकता है। तो ये बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फिर अगर आपकी हाइजीन भी प्रॉपर होगी, सब कुछ ठीक, क्लीन भी सही कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद तो कोई इशू नहीं होना ओके, चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ और हमेशा की तरह आज भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें लोगों तक पहुँची होंगी। और इसके साथ ही नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं GTV की खुसूसी नशरियात इरफान रमज़ान। हम बात आज करेंगे खुशी के हवाले से, इसलिए कि आज 20 मार्च है और 20 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुशी का आलमी दिन मनाया जाता है। खुशी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली लाइफ। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजिया ज़फ़र, जो ऑनलाइन मौजूद हैं, और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वजिया। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा वजह, क्योंकि आज जो है वैसे भी खुशी मनाने का आलमी दिन है। अच्छा, सो इम्पॉर्टेंट, लोगों को शायद इतना इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि खुशी की वजह से इंसान की ज़िंदगियां बढ़ जाती हैं, खुशी की वजह से हमारे जिस्म के आज़ा जो हैं वो बेहतरीन काम करने लगते हैं। और हम इसकी मिसाल देते हैं उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे स्ट्रेस लेवल ज़्यादा नहीं होता, जहाँ पे स्ट्रेस लेवल बल्कि कई जगहों पे होता ही नहीं है, और उन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत लंबी लंबी भी हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इंसान को, हर इंसान को अच्छा जीने का भी शौक़ है और उसका ये भी शौक़ है कि वो ज़िंदगी अच्छी और सेहतमंद गुजारे। तो ये बताइएगा, खुशी का जो फैक्टर है, ये इतनी इम्पोर्टेंस हमारी जिस्मानी और जहनी जो है वो ज़िंदगी के लिए हमें शामिल रहता है, तो हम फिर भी इससे दूर क्यों भाग रहे होते हैं? अच्छा, ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम सबको जो है खुशी पसंद है, खुश होना अच्छा लगता है, लेकिन खुशी को हमने अपने लिए बहुत मुश्किल बना दिया है। ये एक ऐसा इमोशन है जो कुछ लोग कहते हैं इसको खुश करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें खुशी का इमोशन, एहसास भी उस तरह से नहीं होता जिस तरह से हम चाहते हैं कि लोग सुकून में रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज मैं ऐड करूंगी, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, कुछ मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिसमें कोई डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें इमोशनल हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, हाँ। तो उसमें ये इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ये बात करेंगे ओवरऑल, हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ओवरऑल लोगों के लिए है। इसमें नोट करें कि खुशी को प्रायोरिटाइज लोग नहीं कर पा रहे होते। जब हम लोगों को, चीजों को प्रायोरिटाइज करने लग जाते हैं, तो हम अपनी जात में जो इमोशंस हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड करते। इसकी कमी जो है इसलिए है क्योंकि इसमें अवेयरनेस नहीं होती। हमें किन चीजों से, आप देखिए कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा ना किन चीजों से खुशी होती खुशी है, मिलेगी, हाँ, और कुछ लोगों ने
हाँ, एग्ज़ैक्टली उन्हें नहीं पता होता। और एक चीज़ मैं मेजर यहाँ से ऐड करूँगी जो मुझे लगता है बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि हमने चीज़ों को बहुत कंडीशनल कर दिया है। हमने खुशी को बहुत कंडीशनल कर दिया। अब देखिए शादी के मौके खुशियों के लिए हैं, उसमें भी हम कहीं न कहीं इसने इतने पैसे नहीं दिए, ये आया क्यों नहीं है? हाँ, इसको या कोई अच्छा, ये ये चीज़ें चीज़ हम देख बिल्कुल। हमने कंडीशनल कर दिया है खुशी को। इतना बड़ा इवेंट, इतना पैसा लगाते हैं, एट द एंड हम क्या कहते हैं कि हमें सलामियाँ इतनी नहीं मिली, इसने ये पैसे नहीं दिए, ये आया नहीं था। हम कहीं न कहीं पेसिमिस्ट हो जाते हैं। जब इंसान हर चीज़ को नेगेटिव अप्रोच रखता है, पेसिमिस्ट होना शुरू हो जाता है, वहाँ से उसको खुशी का जो एहसास है ना, वो भी उस तरह से अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये क्योंकि हमारी वो जो उसको सोच ओवरथिंकिंग करने की आदत है। यही वाली चीज़ कि जी, हम जी। लोग अपने आप को खुद क्यों उसी चीज़ में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर ये मसलो मसाइल जो हैं जिसको कहते हैं ना कि मसला है बहुत बड़ा, तो ख़ुद उसको हम डेवलप करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें खुशी देता है और हम ख़ुद डेवलप करते हैं और ख़ुद उसके अंदर जो है सैडनेस या उसके अंदर उदासी ले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या आपको लगता है कि ये हमारी फैमिली टू फैमिली भी कोई एनवायरनमेंट का भी कोई मसला है, या हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको ख़ुद भी खुशी का नहीं पता था, या वो आगे की जनरेशन को वो चीज़ नहीं दे रहे? यही चीज़ हम इदारों में भी देखते हैं, यही चीज़ हम देखते हैं स्कूल्स में भी। क्या ये जो खुशी का एक फैक्टर है, इसको हमने खुद सप्रेस कर दिया है? यहाँ पे मैं एक आंसर दूँगी इस क्वेश्चन का कि आप नोट करें कि जो अगर खुश है अपने काम में, कोई टीचर का एग्ज़ाम्पल लेते हैं इदारे में, कोई टीचर है, काम कर रहा है और वो खुश है, तो उसको सारे क्या कहेंगे, यार तुम इतनी मेहनत करो, पैसे तो तुम्हें इतने मिलते हैं। अब कंडीशनल कर दिया। हमारे यहाँ मदर है, अगर वो बच्चों से अनकंडीशनल लव शो कर रही हैं, तो लोग क्या कहते हैं, ब बच्चों को इतना प्यार ना दें, उसको छोटे से ही कहना शुरू कर देती हैं, अगर मेरा छोटा बेबी है तो सब कहते हैं, "इतनी बातें ना करो, उसको बातें करने की आदत हो जाएगी।" तो शुरू से ही उसको कंडीशनल करना शुरू कर देते हैं, एक फ़ियर में डाल देते हैं ये कि लाडला हो गया हस्बैंड को जो है है या इस तरह, हाँ, ये एग्ज़ैक्टली बात तो सही कही। हस्बैंड हाँ, है, वाइफ है, पार्टनर्स को आपस में हाँ, कनेक्शन नहीं करने देते हैं, हाँ। इनकी आदतें खराब हो जाएँगी। हमारे यहाँ जो भी आप नोट करें खुशी का एक एलिमेंट आता है ना, वहाँ पे फ़ियर इंड्यूस कर दिया जाता है, वहीं पे कॉन्सिक्वेंसेस को डाल दिया जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी मेजर रीज़न है कि हम अगर खुद नेगेटिव नहीं है तो सोसाइटी हमारे माइंड को नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जाती है। और अगर कोई इंसान नहीं पॉलिटिक्स में और बड़ा एन्जॉय करे अपनी लाइफ़ को, उसको क्या कहते हैं, बेवकूफ़। तुम कितने बेवकूफ़ हो यार, तुम्हें तो पता ही नहीं किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया है और तुमने जो। तो ये वो पॉइंट्स हैं, नो डाउट इंसान को म्याना रवि रखनी चाहिए, मतलब उसको इतना सिंपल नहीं होना चाहिए कि कोई भी उसको बेवकूफ़ बना दे, बट म्याना रवि चली गई है। हमारे यहाँ तो लोग बिल्कुल सिंपल हैं या बहुत एक्सट्रीमिस्ट ओवरथिंकर हैं। अच्छा, और किसी और नोट को कोई आपने भी खुश भी नोट देखना भी नहीं चाह रहा हो तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर कोई एक शख्स खुश होता है तो उस पर भी जो है ना कि भाई ये तो इतना खुश है, देखो इसकी ज़िंदगी में। अच्छा, कहीं पर आकर उसे महफिल में बैठकर ताना भी मार देता है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंसान बहुत खुश है, यस। कोई टेंशन नहीं उसको, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, उसको आके कह दिया आज तो तुम मोटी लग रही हो, आज तो तुमने कपड़े ऐसे पहने हुए, आज तो तुम्हारे यस। बाल रूखे लग रहे हैं। बस उसका पूरा माइंड जो है वो चला जाता है उसकी तरफ। यस, हाज़िया हमारे यहाँ इतना ज़्यादा, अब आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, कुछ क्लाइंट्स मुझे आके भी कहते हैं, या मैंने अक्सर अपनी फैमिली में भी कुछ बच्चों ने मुझसे शेयर किया कि हम बड़ा खुशी-खुशी महफ़िल में गए। आप देखें ऐसे लोगों के अंदर सोशल एंग्ज़ायटी हो जाती है, खुशी-खुशी गए, उनको क्रिटिसाइज़ कर दिया, सोशल एंग्ज़ायटी आ जाती है, ऐसे ऐसे लोग जो हैं कॉन्फिडेंस इनका लूज़ हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो होती है। खुशी क्या है? खुशी एक्चुअली अनकंडीशनल है, जैसे लव है ना, लव वो जितना आप अनकंडीशनल रखते हैं वो उतना ज़्यादा पीक पे जाता है। हाँ। इसी तरह से खुशी का इमोशन जो आप जितना अनकंडीशनल रखते हैं, आप यकीन करें जितने भी लोग हैं इस प्रोग्राम की तरफ से देख रहे होंगे, वो हर बंदा ये नोट करे कि अगर उसने अपनी खुशी को कंडीशनल कर दिया है ना, बहुत मुश्किल है वो खुश रहे। और एक ये भी चीज़ मैं शेयर करूँगी कि खुशी फिर एक आदत बन जाती है। कुछ लोगों को सुकून की आदत होती है, इसी तरह खुशी की आदत भी हो जाती है। कुछ लोगों को बेसुकूनी की आदत होती है। उन्हें महफ़िल में कोई ना कोई पॉइंट निकाल के ऐसा माहौल या किसी को डाउन करना ही होता है, वहीं से उनको अच्छा लगता है। बल्कि मैं बार-बार ये कहती हूँ कि ये एक बीमारी है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये एक बीमारी है, आपको अपने पे तवज्जो देने की ज़रूरत अच्छा, है। एक उदासी भी कहते हैं ना कि उदासी भी एक बीमारी है, डिप्रेशन है, कि अगर आप उदास हैं तो ये बीमारी है। अच्छा, आप दोनों का मवाजना ज़रा करें, दोनों को डिफरेंशिएट बताएं कि जो इंसान खुश है उसकी ज़िंदगी कैसी है, जो उदास है या रो रहा है उसकी ज़िंदगी कैसी है? बहुत अच्छा कंपैरिजन आपने क्वेश्चन में बोला है। देखिए जो इंसान उदास है ना, वो सिर्फ उदास अपने हद तक नहीं है,
इसमें टाइप्स होती हैं, वो दूसरे की भी जिंदगी को खराब कर रहा है। और जो इंसान खुश है ना, हर इंसान का ऑरा होता है। जो इंसान खुश है, आप उसको सेहत में, आप उसको रिलेशंस में, आप उसको स्पेशली बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ बड़े प्यार से रहते हुए देखेंगे। उसके इर्द गिर्द का माहौल आप बड़ा खुश और सुकून वाला देखेंगे, और वो अपने वो काम कर रहा होगा जिसमें उसको पैशन है। वो ऐसे जॉब कर रहा होगा, ऐसे लोगों में, क्योंकि जो पैसिमिस्ट इंसान है ना, वो ज्यादातर प्रायोरिटीज देता है पैसे को, स्टेटस को, ठीक है, स्टेटस उसके लिए प्रायोरिटी होता है। खुश रहने वाले इंसान की प्रायोरिटी होती है कि जो मैं चीज कर रहा हूँ उसमें मुझे सुकून कितना मिल रहा है। ऐसे इंसान की फैमिली लाइफ आप देखते हैं, वो बड़ी अच्छी चला रहा होता है। अच्छा, एक चीज ऐड करूंगी, हैप्पीनेस प्लस आपकी जो है ना स्मार्ट थिंकिंग, ये तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हाँ। है। क्योंकि जो खुश रहने वाला इंसान अगर ये भी जानता है कि मुझे कैसे स्मार्टली लोगों में रहना है, क्योंकि देखें हुकूकुल बात की जिक्र करते हैं तो इस्लाम में हुकूकुल बात क्यों सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि सबसे मुश्किल है इनको अचीव करना, सबसे मुश्किल है। हमेशा टॉप पे वही चीज आती है जो मुश्किल होती है अचीव करने, तो अल्लाह पाक उसका रिवॉर्ड भी ज्यादा रख देते हैं। इसलिए आपको जितना स्मार्टली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, खुशी को ऊपर रखते हुए, वहां पे आपके रिश्ते भी अच्छे होते हैं, आपकी ज़ात बड़ी पुरसकून होती है, और आप ऐसे ऐसे आइडियाज लाते हैं जिससे लोगों को भी जो है फायदा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। स्पेशली मैं आपको बताऊं, जब लड़की का रिश्ता भी हो रहा होता है ना, तो उस वक्त भी फैमिली में जो लड़के वाले हैं, स्पेशली लड़के, मैंने हमेशा देखा है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन वाली चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, ड्यू टू द रीजन कि वो ऑलरेडी वो इतना बाहर काम कर रहे होते हैं कि उनको होता है कि हमें कोई, हमारी बीवी जो घर पर भी आए ना, वो भी हमें थोड़ी हैप्पीनेस दे, वो खुश रहे, हर वक्त शिकायत ना करे। हाँ, तो यहाँ पर ये लड़कियों को मैं स्पेशली कहूँगी कि, और उनकी फैमिली वालों को, कि जब आप रिश्ते के लिए जाएं, जब रिश्ते में बात हो, कोई डिप्रेशन वाली बात ना करें आप। जी एग्जैक्टली और स्पेशली देखिए शादी का पर्पस भी तो हमारे यहाँ, आई एम रियली सॉरी बट देखिए शादी का पर्पस भी तो क्या रह गया। शादी का मकसद ये होता है कि एक फैमिली चले, पुरसुकून तरीके से चले। दो जो आप दो जोड़ियां कपल्स देखते हैं, उनमें दो की कंपैटिबिलिटी देखते हैं, मजहब की, दीन की कंपैटिबिलिटी देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज बहुत प्रोमिनेंट है कि लड़की पूरी फैमिली में फिट इन होगी कि नहीं, वो चाहे लड़के के लिए सुटेबल हो। ये वो पॉइंट जो है ना, जो मिस कर देते हैं, जिससे वो ऐसी लड़की चूज कर लेते हैं, वो पार्टनर के साथ ही खुश रह पाती, फैमिली के साथ उसका बड़ा अच्छे टर्म्स होते हैं। तो कंपैटिबिलिटी जो है क्राइटेरिया, वो हैप्पीनेस जो है ना, उसको अचीव करने के लिए हम अच्छा एक और चीज, हम बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखना शुरू कर देते हैं चीजों को। ये भी हमारी जड़ है खुशी को जो है ना, खुशी को खत्म करने की, कम करने की। आप देखिए, ये तो अल्लाह पाक के हाथ में, तवक्कल वाली चीज हम बिल्कुल रखते ही नहीं है। हम इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं कि जिससे हमारा देखिए, इंसान अपने दिमाग को जितना ज्यादा प्लानिंग में, नेगेटिव थिंकिंग में, कॉन्सिक्वेंसेस में डालता है ना, उसके ब्रेन के पैटर्न्स वही बन जाते हैं। फिर उससे खुशी का इमोशन जो है ना, बहुत बोरिंग लगता है। कुछ लोगों को खुशी बोरिंग लगती है। जब तक आपको एहसास नहीं अपने आप को दिलाएंगे खुशी का, आपको खुशी नहीं होगी। खुशी का खुद एहसास दिलाना पड़ता है, जहाँ पे सबसे अहम चीज़ ये है कि अल्लाह का जब शुक्र अदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली खुशी होगी। थैंक यू सो मच वजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक वेब पे मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें। नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। आज हमारे साथ जो यूजुअल बच्चे होते हैं वो तो हैं ही हैं, अशर भी हैं, मिरहा भी हैं और अरियान शेख भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसा रहा तुम्हारा शूट? बड़ा अच्छा रहा कल का। हाँ, अच्छा रहा। क्या एक्टिंग क्या की थी तुमने, रोल क्या था? याद नहीं है। ये एक्टिंग करता है, वहीं पे छोड़कर आ जाता है एक्टिंग को फिर, है ना? एक कान से सुनता, दूसरे कान से अच्छा, डायलॉग याद रहते हैं या नहीं रहते? यस, अभी भी याद है? आज याद है? हाँ, अच्छा मैं सुनती हूँ, मैं तुमसे, ठहर जाओ, तुम मुझसे पहले पूछो, मैं तुमसे डायलॉग्स पूछूंगी। कल मेरा पता है क्या, मैगी वाला सीन था। मैंने ऐसे खोला, पूरा फैल गया था पूरा। अच्छा, तुम्हें बैग को ऐसे खोला, पूरा फैल गया? हाँ जी, मैगी का वो नूडल्स का ना, ऐसे खोला। अच्छा, ऐड वैड का सीन था कोई? अच्छा, इतने सारे मैगी के पैकेट मंगाए थे। स्पॉन्सर के नाम नहीं लेते ना। अरे पता नहीं चल रहा सब। हाँ, जब तुम ले लो ना, चुप करके बैठो। चलो, अच्छा, हमारे साथ दो बहुत ही प्यारी, हमारी प्यारी प्यारी सी बच्चियां मौजूद हैं। पहले आयशा सुफियान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं ठीक हूँ। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं होम स्कूलिंग करती हूँ। ये होम स्कूलिंग करती हो, ऑनलाइन पढ़ती हो?
मम्मा पढ़ाती हैं। मम्मा पढ़ाती हैं। अच्छा, तो अभी आप होम स्कूलिंग में हो, ठीक है। तो स्कूल जाओगी या नहीं, होम स्कूलिंग करती रहोगी? एक दिन ना बस चली जाऊंगी। एक दिन चली ही जाएगी बस से, वो दिन कब आएगा पता है तुम्हें? नहीं, एक दिन बस एक दिन होगा और वो दिन पता चल जाएगा आपको, हम ऑन एयर आके आपको बताएंगे। अच्छा, उसे मिठाई खिलाओगी? ठीक है, सही है। अच्छा, हमारे साथ हैं सूसन, सूसन, राइट, सूसन फातिमा। सच ब्यूटीफुल नेम, लेकिन थोड़ा मुश्किल नाम है। सूसन का मतलब क्या है? लिली ऑफ द वैली। लिली ऑफ द वैली, वाह, सो नाइस। और आपको जब ये आपसे लोग पूछते ही होंगे ना कि इसका मतलब क्या है, तो मामा ने पहले बता के रखा है कब जवाब ये देना है। तो पहली दफ़ा जब किसी ने पूछा था उस दिन आपको पता था या नहीं पता था, या फिर उसके बाद फिर आपको पता चला? नहीं, उस दिन मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। मैं खुद सोच रही थी कि मेरे नाम का मतलब क्या? अच्छा, लगता है ना सब में डिफरेंट नाम है ना? हाँ। और आप कौन सी क्लास में हो? जूनियर 5। जूनियर 5 में, ओके। और आपके फ्रेंड्स में से बेस्ट फ्रेंड कौन है? फातिमा ताहिर। फातिमा ताहिर। अच्छा, और आपके कोई फ्रेंड्स हैं? जी बहुत सारी हैं, 50 और 40। 50-40 दोस्तें हैं, वाह भाई। और आज मेरा भी आपकी दोस्त बन गई है? हाँ, मेरा को जानती हैं आप? जी अच्छा, क्या जानती हैं मेरा के बारे में? मुझे बस पता है वो मेरी दोस्त है। हाँ, बस पता है। देखो, जवाब है सारा इनके पास, है ना, जवाब है सारे के सारे। अच्छा, हम ऐसा करेंगे, मेरा से हम पहले जो है ना नाच सुन लेते हैं, फिर आके हम अरियान से पहेली सुनेंगे और पहले फिर पूछेंगे। हाँ, पहेली पूछेंगे। यस यस, आप पूछेंगे ना, ठीक है, ओके, चलें। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी, तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदा आए अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहे हर दोस्त ली तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन आबदन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। तो अरियान पूछें। वो कौन सी चीज़ है जिसमें आग भी नहीं जलती और पानी में नहीं डूबती? पानी में डूबती नहीं है, बर्फ ही हो सकती है वो तो। यस। अरे क्या बात है, देखो इतना मुश्किल था, मुझे जवाब आ गया। देखो, लेकिन एक बात है, बर्फ। जब से ट्रांसलेशन स्टार्ट की, आपने एक चीज़ नहीं पूछी। क्या? सबके नाम के मतलब। अरे हाँ, चलो मैं पूछती हूँ। लेकिन एक चीज़ बर्फ के बारे में, बर्फ जब पिघल जाती है तो वो डूबी जाती है ना? वो डूब जाती है लेकिन बहुत देर बाद। अच्छा, तो उसका इंतजार भी करना है ठीक है ना। अच्छा, हाँ, बताओ आपके नाम का मतलब क्या है? सर, ताकतवर और शेर। ओहो, वाओ, लाइन किंग। हाँ आपके नाम का मतलब? जन्नत का गेट। जन्नत का गेट। गेट। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, रियान ज़बरदस्त। और आपके? अल्लाह का तोहफा। अल्लाह का तोहफा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सबके नामों के मतलब इतने प्यारे प्यारे हैं। अरे आयशा जी, आपने नहीं बताया। हाँ, इसे देना ज़रा आपको नहीं मालूम? नहीं। अच्छा अच्छा, ये बताएं आयशा कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे सबसे ज़्यादा तो पास्ता पसंद है। पास्ता पसंद है। घर पे कौन बनाता है पास्ता? मम्मा। आपने कभी बनाया? एक दिन मैंने बनाया था। एक दिन ना मेरा हाथ जल गया, लेकिन अपना कभी भी नहीं जला जब मैं ना पकाती थी। अच्छा, दोबारा फिर बनाया, फिर नहीं जला? जब नहीं, पिज़्ज़ा फ्राइज पसंद। हाँ, अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज बनाती हो तुम? वाओ, सो नाइस। तो यहाँ पर किस दिन लेकर आ रही हैं पिज़्ज़ा फ्राइज? बोले आप। जब बोले। अच्छा, चले, सही है। मैं रेसिपी हम लास्ट दिन। अच्छा ऐसा करेंगे कल। हाँ, लास्ट दिन जब हम अफ्तारी करेंगे ना साइड पे। ठीक है, चले, सही है, ठीक है, ओके। एक चीज़ मैं बता दूं कि कल हम ना ऐसा करेंगे, कल हम सबसे ना रेसिपीज़ पूछेंगे, तो तुम लोग सब याद कर आना अपनी अपनी एक रेसिपीज़, ठीक है ना? ओके। आप बताओगे रेसिपी जी। कौन सी? बनाना मिल्क शेक। चले फटाफट बता दें। सबसे पहले हमने तो मिल्क डालना है और बनाना और थोड़ा सा कंडेंस मिल्क और ठीक है। चीनी ऐड करनी है, और इन चीज़ों को साथ
ब्लेंड करना है और फिर हमने थोड़े से आइस क्यूब्स डालने हैं और फिर ये तैयार हो गया, मज़ेदार। एक्सेलेंट भाई, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम जाएंगे मिस्टर अशर की जानिब जो हमें सुनाएंगे नौहा। ठीक है जी। हाँ, गिफ्ट देने हैं, ठहरे ठहरे गिफ्ट देने हैं। गिफ्ट में दे देते हैं। गिफ्ट देंगे ज़हरा ग्राफिक्स की जानिब से, M&M's की जानिब से फ्री वाउचर फ्रॉम द नॉर्थ वॉक मॉल ऑफ एक्वाटिक ग्लाइडर राइड। जी, ये सब गिफ्ट आपके साथ जाएंगे। हम सेगमेंट्स का इख्तिताम करेंगे, लेकिन जाते जाते अशर से हम सुनेंगे नौहा जी। देख कर बेटों का चेहरा ये अली कहने लगे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। देख कर ज़ैनब को मेरी सांस में सांस आएगी, देख कर कुलसूम को ये जिंदगी बढ़ जाएगी। बाप कुछ दिन और जी ले बेटियों के सामने, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। इसलिए ही बाप से बेटी का रिश्ता है अजब, बेटियां हैं बाप की मैयत पे रौनक का सबब। खुश नसीबी है खुदा बेटी अता कर दे जिसे, वक्त कम है बेटियों के पास ले जाओ मुझे। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान, GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और हमारे साथ अब हैं शेफ़ अली अब्बास, जो बनाएंगे मज़ेदार सी रेसिपीज़। आज कुछ बहुत ही एक्जॉटिक और मज़ेदार सा लग रहा है। क्या बनने वाला है जी? आज जो है वो हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन। अच्छा जी। यानी मैं सीसमी फ्राइड चिकन बना रहे हैं, क्रम कोट चिकन करेंगे। ठीक है। चिकन हमारे पास ब्रेस्ट चिकन क्यूब्स हैं हमारे पास। ठीक है। और उसको मैरिनेट करेंगे, बहुत सिंपल डीप फ्राइड करना है ठीक आपने। है। उसके साथ आप कोई भी हॉट सॉस मेयोनीज उसके साथ सर्व कर लें। ठीक और उसके साथ साथ जो हमारी ड्रिंक है आज की वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो कि वो अभी सीजन में नहीं है फ्रूट, बट आप बना सकते हैं करशी जामी शीरी मैंगो शेक। नाइस, दैट्स नाइस। बहुत सिंपल और इजी है। जब ठीक है। आप फ्रेश मैंगो सीजन में हो तो आप यूज कर सकते हैं। हम अलबत्ता इस वक्त आइसक्रीम्स के साथ बनाएंगे। ठीक है, वो भी सही है। वो ठीक भी as है, an option वाह, आपका। मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए और कुछ फ्लेवर्ड इंटरेस्टिंग फ्लेवर भी होना ऑयल चाहिए डीप जी। फ्राई के लिए मैंने गरम पे रख दिया है। चिकन मेरे पास है तकरीबन लाइक 400-450 ग्राम्स हमारे पास चिकन है यहाँ पे। इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सॉल्ट हस्बे जायका मैंने इसमें ऐड किया। क्रश चिली ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा सोया सॉस। अच्छा, सोया सॉस और ऑयस्टर सॉस सिर्फ चाइनीज़ ही फूड में नहीं यूज़ होता, मिक्स है। क्यूजीन के अंदर एज अ मैरिनेशन भी हम यूज़ करते ठीक हैं। है। तो इसको मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस में ऐड कर रहा हूँ। फिर इसमें मैं ऑयस्टर सॉस ऐड कर रहा हूँ। जब आप ये वाली सॉसेज ऐड कर रहे होते हैं जो बॉटल्स में, जार्स में आपको अवेलेबल होती हैं, तो आप नमक फिर कोशिश किया करें एंड में ऐड करें या क्वांटिटी कम उसकी ऐड करें, ठीक क्योंकि है। इनके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट एडेड होता है। ओके। हॉट सॉस आपको कितना स्पाइसी रखना है आप चाहें। अगर आपको चिली सॉस रखनी है तो चिली गार्लिक सॉस आप रख सकते हैं इसमें। इस तरीके से आपने इसको मैरिनेट कर लिया। थोड़ा सा मैं इसमें आधा अंडा शामिल कर रहा हूँ।
ठीक है। क्योंकि मेरी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। आपकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा ऐड कर लीजिए। और इसमें साथ साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं, मैदा कॉर्नफ्लावर है। फ्लावर ऐड कर रहा हूँ और कॉर्नफ्लावर ऐड अच्छा, कर रहा हूँ। दोनों ऐड यानी कि करेंगे, 2 से ठीक 3 है। चमचे कॉर्नफ्लावर और फ्लोर जब आप साथ ऐड कर रहे हो तो 2 पार्ट पार्ट, यानी कि 1 पार्ट अगर आप जो है वो मैदे का कॉर्नफ्लावर रखते हैं, यूज़ हाँ। कर रहे हैं तो 2 पार्ट जो है वो मैदा यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब मैदे की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कॉर्नफ्लावर की ज़रा कम होनी कॉर्नफ्लावर चाहिए। की ज़रा ठीक है, कम होनी ओके। चाहिए जी। अब इसके साथ साथ इसको जो है, अच्छा इसमें मैंने ऑलरेडी सीसमी ऐड किया हुआ है, सफ़ेद तिल मैंने इसमें ऐड राइट, किए हैं। ऑलरेडी ऐड हो तो गया है। आप हाँ, चाहें तो काले तिल भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन है। फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा सा एक उसको जो है ना Flavor वो, आ जाएगा। जी, अपीयरेंस भी आ जाती है, टेक्सचर भी आ जाता है। ठीक है। इस तरीके से आपने इसको अच्छा, इसको पहले इसको थोड़ा ज़्यादा सा प्रेस नहीं रेस्ट करना। देना पड़ता है? नहीं नहीं, अच्छा, नहीं, आपने सिर्फ हल्का सा बस उसको जो है वो यूँ कोट करते जाना है। ठीक है, ओके। और साथ में आप इसको बना पहले के पहले एक जगह रखते जाएंगे एक जगह और रखते फिर जो जाएंगे। है हाँ, एक साथ ही इसको एक फिर एक फ्राई 2 करते पीस हैं, करके कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इस तरीके से होता ही है कि आपका बहुत अच्छे से सब जो है वो इवनली कोट हो जाता है इसमें। ठीक है। ऊपर से एक साथ डाल के जो है उसको मिक्स नहीं करें, उसमें हमेशा रह जाता है। और पीसेस कोशिश करें कि इवनली एक जैसे जो है वो आप कट किए हुए हों आपने, ठीक है, ताकि इवनली कट होता है तो इवनली कुक भी होता है। सही है। तो ऐसा करते हैं ना, अभी हम हमारे पास टाइम हो तो हम ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक से आने के बाद ये फ्राई भी होते रहेंगे और हम फिर ड्रिंक भी तैयार कर लेंगे। तो ठीक है, नहीं ये आप फ्राई perfect करना है। शुरू कर जी दें। जी, नहीं तो फ्राई फिर टाइम लगेगा ना फ्राई में, इस वजह से। हाँ 2 मिनट लगेंगे बस, ये हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पर आप आपने चाहें तो इसमें चिकन की स्ट्रिप्स भी इसको कट कर हाँ, सकते हैं। लंबी वो लंबी कटिंग का option वो है। नहीं है कि आपने इसको पतली कर ली, इसको आपने थोड़ी सी जी। लंबा बस एक जैसा कर लिया। शेप रखें Shape बस एक जैसा ताकि होना यूनिफॉर्म चाहिए, शेप रहे जी। हाँ। चलिए, एक आध जो है इसको हम ऐसा करते हैं, दिखा देते हैं चूल्हे में इसको इस डालकर, तरीके और से। फिर जो है ना ये फ्राई होता रहेगा। बाकी एक के साथ साथ हम कर लेंगे इस तरीके से आपने मजीद इसको फ्राई भी। हाँ, डालना है डीप फ्राई। अच्छा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हर पीस को सेपरेट जो है सेपरेट डालना है, और अक्सर ब्रेड लोग क्रम्ब जो लगाना है है, वो और हाँ आगे से या बीच से डालते हैं। आपने हमेशा अपने पास से यहाँ से करीब से डालना होता है। ठीक, और वो खुद ब ताकि खुद फैलता चला जी, वो खुद जाएगा, ब खुद ठीक है। फैलता है और इससे जो है वो तेल जो है वो आपके ऊपर आने के चांसेस नहीं नहीं होते। होते। ठीक है जी, जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप सब हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और इतने ज़बरदस्त जो है ना ये तैयार हो गए हैं। इनको नगेट्स चिकन क्या बनाएंगे? आप चिकन फ्राइड चिकन, फ्राइड चिकन, सेसमी फ्राइड चिकन। और अब बनाएंगे नगेट्स हम, में जो है वो मिन्स हम हाँ यूज़ करते हैं। मिन्स होता है, ओके। और इसके साथ साथ जब तक ये फ्राई हो रहा है तो हमारी ड्रिंक जो कि करशी जामी शीरी मैंगो शेक है उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, आपने दूध लेना है। मैं तकरीबन 250-300 ml के करीब जो है वो। ओह ये पीछे से लीक हो रहा है। ओह, चलिए इसको ऐसा करते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं हम। क्या हम बना सकते हैं विदाउट इसके भी? आई थिंक हम विदाउट उसके बना लेते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, टिशू मैं ले आती हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको हम ऐसा करते हैं ना, एक कोई नई इसको रेसिपीज को उसको कुछ कर लेते इसको हम हैं। वेज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। इसको बॉल हम बॉल एक सिर्फ- मुझे दे दीजिए तो हाँ बॉल में ठीक बन है, जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। तो, मैं आपको बोल कहाँ इस से? तरीके से हम यहाँ से बोल लेते हैं। ठीक है, सही है। और यहाँ पर करशी जामी शीरी का बहुत ही इंटरेस्टिंग आज जो है कुछ डिफरेंट सी रेसिपी बनाने वाले हैं। और जो चिकन है आई थिंक ये बिल्कुल फ्राई हो रहा है। इसको अच्छा, इसको ज़्यादा हिलाना नहीं होता ना चिकन को फ्राई करते वक्त? नहीं नहीं, है ना? बस हल्का हल्का आप जैसे जैसे टाइम हो तो आप इसको टर्न करते रहिए। ठीक है, सही है। दूध यहाँ पे हमने इसमें ऐड कर दिया। एक मुझे विस्क दे दीजिएगा। ठीक है जी, अगर मैं 250-300 ml में इसमें दूध ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, और इसमें चीनी 3 से 4 चमचे सही है। टेबल स्पून चीनी में ऐड कर रहा हूँ। अगर अचानक से लाइट चली जाए तो आप ब्लेंडर की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। और आइसक्रीम
इसके अंदर आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसमें आइसक्रीम ऐड कर देंगे। आइसक्रीम ऐड करें। ठीक है, और ये मैंगो आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं। जब मैंगो सीजन आ जाएगा तो मैंगो आप फ्रेश प्यूरी भी मैंगो use कर जो है, सकते हैं, मैंगो का बिल्कुल। पल्प जो है वो आप वो यूज़ आप कर सकते इस्तेमाल कर सकते हैं। हैं। और यहाँ पे साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपकी कोई चीज़ अगर फ्राई हो रही है तो वो भी साथ में फ्राई होती है। ठीक है, आइसक्रीम ऐड कर दी है हमने और इसके साथ साथ कशी जामी शीरी मैं इसमें ऐड करूँगा। ठीक जो है। रिवायती लाल फ्लेवर है इसका, ये इसको रंग भी देगा और इसमें एक एसेंस और फ्लेवर भी ऐड करेगा। ठीक है, और आपने इस तरीके से इसको बस इसको थोड़ा अच्छी तरह चला से। लेना है। आइसक्रीम के अंदर वैसे इटसेल्फ शुगर एडेड होती है, तो आप चाहें नहीं, तो जरूरत एक्सटर्नल नहीं है शुगर आप बिल्कुल भी, नहीं भी ऐड हाँ, करें। exactly। और फिर- वैसे अक्सर लोग जो हैं वो ज़्यादा मीठे की तरफ जा रहे होते हैं, बट मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप इतना मीठी ड्रिंक मज़ा या नहीं आता उसका, मीठी पता चीज़ें है जो हैं अच्छा वो यूज़ फ्लेवर करें। जिस तरह कशी जामी शीरी का अपना खुद का इतना अच्छा फ्लेवर और टेस्ट है कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप उसमें एक्स्ट्रा और चीनी ऐड करें। तो ये है कि अपने ही, मैं कहती हूँ अपने ही फ्लेवर को जो है ना, उसके एसेंस को, उसके फ्लेवर को, उसको एंजॉय करें, क्योंकि ये खालिस अज्जा से बना हुआ है 100%। तो आपको वही वाली चीज़ जो है वो खाना ज़रूरी है जो आपके लिए अच्छी हो, आपके जहन के लिए अच्छी हो। मैं हमेशा कशी जामे शीरी के लिए एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ जो मुझे खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करती हूँ, वो ये कि इसको पीने के बाद इतना रिफ़्रेशिंग माइंड हो जाता है ना कि वाकई आप कहते हैं कि वाह, मतलब दिस इज़ दी ड्रिंक जो आपको रिफ़्रेश कर देता है इफ़्तार पे भी, सहरी पे भी, और वैसे भी आफ्टर इफ़्तार भी आपको कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि आप लथार्जिक ना हो जाए, आप नमाज के लिए जा रहे होते, इबादत कर रहे होते, वहाँ पर भी आपको ये पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि बहुत एनर्जी आपकी जो है ना वो उस वक्त आप जो है ना खर्च कर रहे होते हैं, जिस वक्त आप इबादत भी कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी आप जो है ना थोड़ा सा कशी जामी शीरी ज़रूर पीते रहें, ये आपकी अपनी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ताकि आप ये कि आप लथार्जिक ना फील करें। तो ये चिकन जो है ये भी तैयार हो गया है। ये चिकन भी हमारा रेडी हो गया है। बिल्कुल आपने देखा कि जैसे हमने इसमें सीसमी ऐड हाँ। किया हुआ है, तिल जो ऐड किया हुआ है वो इवनली जेनरस क्वांटिटी, अच्छी कितना अच्छा क्वांटिटी हो आप गया, उसमें हाँ। ब्रेड क्रम के अंदर डालिए। ब्रेड क्रम आप कोई सा भी ले सकते हैं, इम्पोर्टेड भी मिलता है मार्केट में, दूसरा लोकल भी मिलता है, फ्रेश भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल, कोशिश करें जो बाजार से बना बनाया मिलता है आप उसी की तरफ जाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि हम ब्रेड से खुद बना लें, जी ज़्यादा बिल्कुल बेहतर है। तैयार हो गई है रेसिपी। मैं भाई कशी जामी शीरी यहाँ पर इसको साथ ही रख जी। दें और हम जो है यहाँ पर इस रेसिपी को, जी बिल्कुल जी, और ये ज़बरदस्त हो गया और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक भी बन गया, और साथ ही आज मैंगो ड्रिंक, मैंगो शेक है विद कशी जामे शीरी, और चिकन जो है वो भी तैयार है, फ्राइड चिकन जो सेसमी फ्राइड चिकन है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त रहा आज का भी ये, बहुत ज़बरदस्त। बल्कि अगर रिपीट पे देखना चाहते हैं तो कैसे देख सकते हैं? GTV फूड्स पे आप दे सकते हैं, यूट्यूब पे। बिल्कुल जी, और इसके साथ ही नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, आपने कहीं नहीं जाना। इरफान रमज़ान GTV न्यूज़ की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन अभी जारी है, सो यू ऑल स्टे विद अस। इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान,